पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल मजा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे। हम ये जो जंग लड़ रहे हैं, हम अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। बीते दिनों देश दुनिया में ऑल आइज करके कई सारे ट्रेंड चले थे। कभी ऑल आइज ऑन रफा तो कभी ऑल आइज ऑन रियासी, बट टुडे ऑल आइज वर ऑन सुप्रीम कोर्ट। पूरे भारत की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। मुस्लिम पक्ष टकटकी लगाए बैठा था तो सरकारी वकीलों की भी धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि 16 अप्रैल को वक्फ कानून पर सुनवाई में जो इशारे मिले थे उसने कानून पर रोक की सुगबुगाहटों को पैदा कर दिया था। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दो विवादित विषयों पर यथास्थिति बरकरार रखी गई। वो विषय कौन से हैं? सरकारी वकील और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच आज क्या बहस हुई और भविष्य में क्या हो सकता है, आपको बताएंगे आज। साथ ही दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर बात करेंगे, जिस पर अब हाई कोर्ट ने भी एक्शन लिया है। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by American Pistachios, Sensodyne K and Candid. That's the power of pistachio. वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर 16 अप्रैल यानी बुधवार को सुनवाई शुरू हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के 3 अहम प्रावधानों पर सवाल किए थे। कहा था कि फिलहाल वो कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। सरकार की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखने के लिए और वक्त मांगा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय की। 17 अप्रैल की सुनवाई में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, वो आपको बताएंगे अभी, पर पहले कुछ मोटी मोटी बातें जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस नए कानून पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर अगली सुनवाई तक स्टे लगा दिया है। मसलन वक्फ बोर्ड्स और वक्फ काउंसिल में फिलहाल गैर मुसलमानों की नियुक्ति नहीं होगी। जिन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को पहले नोटिफाई किया जा चुका है उनका स्टेटस नहीं बदला जाएगा। इनमें वक्फ बाय यूज़र वाली प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार को सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए, बोले कि मैं सम्मान और चिंता के साथ कहना चाहता हूं कि कोर्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कानून पर रोक लगाने का विचार कर रहा है। सवाल उठाए गए हैं और उनका जवाब भी बिंदु दर बिंदु दिया जाएगा, लेकिन ये ऐसे सवाल नहीं है कि कोर्ट स्टे पर विचार करने को मजबूर हो जाए। तुषार मेहता ने अपनी दलील आगे बढ़ाई। कहा कि हमें लाखों की संख्या में शिकायतें मिली, गाँव के गाँव वक्फ के तहत कब्जे में ले लिए गए, न जाने कितने लोगों की शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं। इस बीच बेंच में शामिल जस्टिस पीवी संजय कुमार बोले कि अभी हम कोई आखिरी फैसला नहीं ले रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय हमें दीजिए, हम कुछ दस्तावेज लेकर के आएंगे, कि जल्दबाजी वाला मामला नहीं है। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जवाब आया। बोले कि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि कानून में कुछ पॉजिटिव प्रावधान मौजूद हैं। हम ये भी कह चुके हैं कि कानून पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि अभी की स्थिति को बदला जाए। खासकर जब तक कोर्ट में सुनवाई हो रही है तब तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए। इसके बाद बेंच ने अपना ऑर्डर सुनाया, जिसकी प्रमुख बातें हमने आपको शुरुआत में बताई थी। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है। फिर जब सरकार का जवाब आ जाएगा तब याचिकाकर्ताओं को सरकार को जवाब देने के लिए 5 दिन का वक्त दिया जाएगा, उत्तर का प्रति उत्तर। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इतनी सारी याचिकाओं की फाइलें देखना संभव नहीं है, इसलिए अब सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता इन याचिकाओं पर सहमति बनाएं और नोडल काउंसिल के जरिए इन्हें तय करें। तो फिलहाल 5 मई तक वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति पर रोक है और वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टीज का स्टेटस भी बरकरार रहेगा। कोर्ट की सुनवाई के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है।
स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। देश में एक इम्प्रेशन बना रहे थे कि किसी तरीके से इस पे इंट्रीम ऑर्डर हो जाए और एक चीजें हो जाएं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया, फिर और पिटिशनर्स को टाइम दिया है, तो निश्चित तौर से स्वागत है। इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां चर्चा का विषय रही थी। 16 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिया था कि वो वक्फ संशोधन कानून के कुछ हिस्सों पर रोक लगाने का विचार कर रहा है। मसलन वक्फ बाय यूजर, वक्फ बोर्ड्स और काउंसिल में गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व और विवादित वक्फ जमीन का दर्जा बदलने के लिए कलेक्टर को मिली पावर। सीजेआई की इस टिप्पणी पर नजर डालिए जो 16 अप्रैल को उन्होंने की। असाधारण परिस्थितियों के अलावा हम किसी कानून पर इस स्टेज पर स्टे नहीं लगाते, लेकिन ये एक अपवाद लगता है। हमें चिंता है कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्या है वक्फ बाय यूजर का प्रावधान जिसे नए कानून में खत्म कर दिया गया? तो वक्फ बाय यूजर वो जमीन या संपत्ति होती है जो बहुत लंबे समय से धार्मिक या सामाजिक कामकाज के लिए इस्तेमाल हो रही है, मसलन मस्जिदें, ईदगाह या कब्रिस्तान। पहले के कानून में दस्तावेज मौजूद ना होने के बाद भी इन संपत्तियों को वक्फ का दर्जा हासिल था। विपक्षी नेताओं ने संसद में चिंता जताई थी कि नए कानून के बाद ये संपत्तियां वक्फ का हिस्सा नहीं रह पाएंगी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु संघवी ने इस संबंध में एक आंकड़ा भी दिया था। उन्होंने कहा था कि 8 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज में से 4 लाख वक्फ बाय यूजर हैं। सीजेआई ने सरकारी वकील तुषार मेहता से कहा था कि आपके मुताबिक वक्फ बाय यूजर का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत सारे वक्फ बाय यूजर के दस्तावेज मौजूद नहीं है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि 1923, 1954 और 1995 के कानूनों के तहत इस तरह की संपत्तियों को रजिस्टर करवाना अनिवार्य कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान कलेक्टर की शक्तियों पर भी बात हुई थी। नया कानून कहता है कि जिला कलेक्टर किसी भी विवादित वक्फ संपत्ति को अगर सरकारी संपत्ति घोषित कर देता है तो वो वक्फ नहीं रहेगी। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने चिंता जताई थी और कहा था कि कलेक्टर सरकार का कर्मचारी होता है और वो सरकार के पक्ष में ही फैसला लेगा। सोच विचार के बाद कोर्ट ने कहा था कि कलेक्टर ऐसी विवादित संपत्तियों की जांच कर सकता है, लेकिन अदालत के अंतिम फैसले तक कलेक्टर का फैसला भी रोका जा सकता है। एक जरूरी सवाल वक्फ बोर्ड्स और वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमान सदस्यों को शामिल करने से भी जुड़ा था। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि वक्फ मुसलमानों के पर्सनल कानून का हिस्सा है और इसके मैनेजमेंट में गैर धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। इसी के बाद सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल मेहता से सवाल पूछा था कि जब हिंदू धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन सिर्फ हिंदू करते हैं तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल किया जा रहा है? क्या आप हिंदू धार्मिक संपत्तियों के मैनेजमेंट बोर्ड्स में मुसलमानों को शामिल करेंगे? इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा था कि वो शपथ पत्र देकर कह सकते हैं कि वक्फ काउंसिल के 22 में से सिर्फ 2 सरकारी सदस्य ही गैर मुसलमान होंगे। सुनवाई के दौरान नए कानून में इस्लाम पालन की 5 साल वाली शर्त पर भी बात हुई थी। कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये तय करने का अधिकार सरकार को नहीं दिया जा सकता। इन दलीलों के बाद कोर्ट ने संतुलन बनाने का हवाला देते हुए सुनवाई को अगले दिन तक स्थगित कर दिया था। गुरुवार की सुनवाई के बाद कोर्ट में ये बहस 5 मई तक फिलहाल थम गई है, लेकिन देश में तो बहस जारी ही रहेगी। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अब बात दिल्ली एनसीआर के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की करते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे को उनके अच्छी शिक्षा तालीम मिले, लेकिन दिल्ली एनसीआर के प्राइवेट स्कूलों में बार बार हो रही फीस बढ़ोतरी ने इस सपने को बोझ में बदल दिया है। बीते दिनों ये मसला स्कूलों से निकल करके सड़क तक पहुंच गया। छात्र और उनके पेरेंट्स ने अपने विरोध दर्ज कराए। शिक्षा की नीतियों के लिए जिम्मेदार नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और अब इस मामले का संज्ञान कोर्ट ने भी लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस द्वारका को फटकार लगाई है। कई पेरेंट्स का दावा था कि बड़ी फीस न देने पर स्कूल ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की थी। आरोप था कि डीपीएस द्वारका मैनेजमेंट ने फीस न जमा करने वाले कुछ छात्रों को लाइब्रेरी में बंद करके उनकी गतिविधियों को सीमित कर दिया था।
इसका खुलासा जिला मजिस्ट्रेट की एक जांच कमेटी की रिपोर्ट में हुआ। कमेटी में सीनियर एजुकेशनिस्ट और दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अधिकारी शामिल थे। रिपोर्ट में सामने आया कि स्कूल ने इन छात्रों को लाइब्रेरी में बैठाया, कैंटीन जाने से रोका और दोस्तों और क्लासमेट्स से मिलने जुलने की इजाज़त नहीं दी। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस सचिन दत्ता ने की। उन्होंने कहा कि बकाया फीस वसूलने के लिए छात्रों को इस तरह परेशान करना बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने और क्या क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि फीस न चुकाने की समस्या को दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 और इसके नियमों के तहत सुलझाना होगा। फीस वसूलने के लिए स्कूल छात्रों को परेशान नहीं कर सकता। छात्रों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना गलत है। मसलन छात्रों को अलग करना, उन्हें कक्षा में आने से रोकना और अन्य छात्रों से मिलने से रोकना। और जिन छात्रों का एडमिशन अगली क्लास में हुआ है उन्हें उचित सेक्शन दिए जाएं। फीस विवाद इसका कारण नहीं बन सकता। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्कूलों का रेगुलर निरीक्षण करने के आदेश दिए जिससे कोर्ट के निर्देशों का पालन हो सके। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर पेरेंट्स दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उन्होंने फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग की। ये बढ़ोतरी 20% से 50% तक है उनके मुताबिक। हमारे जो हस्बैंड्स हैं उन लोगों की भी इतनी फीस नहीं बढ़ती है जिस हिसाब से स्कूल फीस बढ़ा रहा है, तो हमें देने में बहुत परेशानी हो रही है। लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूअसली हर साल फी हाइक हो रहा है। एक साल 30% हुई, नेक्स्ट सेशन में 40% हुई और इस सेशन में ऑलमोस्ट 20% हुई। इन टोटल 80% टू 100% ना फी हाइक हर क्लास में हो रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 DSEAR का जिक्र किया। क्या कहता है ये कानून? इस कानून के तहत सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय DOE की मंजूरी लेनी होगी। हर साल अप्रैल में स्कूलों को ऑनलाइन फीस वृद्धि का प्रस्ताव देना होता है। अगर प्रस्ताव अधूरा है या बिना मंजूरी के फीस बढ़ाई गई है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन 2018 में हाईकोर्ट के फैसले के जरिए प्राइवेट स्कूलों को ढील मिल गई, एक छूट मिल गई। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि प्राइवेट स्कूलों को चाहे वे किसी भी ज़मीन पर बने हों, उन्हें फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, बशर्त है कि स्कूल प्रबंधन शिक्षा का व्यवसायीकरण ना करें। लेकिन दिल्ली में बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल गैर कानूनी ज़मीन पर चल रहे हैं, वे इन नियमों से बाहर हैं। इसकी तस्दीक दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के 7 अप्रैल को दिए बयान से भी होती है। उन्होंने बताया था कि दिल्ली में 1677 प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें से 355 स्कूल सरकारी ज़मीन पर बने हैं। इन्हें फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय को बताना होता है। लेकिन इन 355 स्कूलों के अलावा ज़्यादातर स्कूल गैर कानूनी ज़मीन पर चल रहे हैं, जो इस नियम से बाहर हैं। अब 24-25 में 13% फीस एल्कॉन स्कूल ने बढ़ाई। सरकार शिक्षा क्रांति के जनक और बड़ी बड़ी बातें करके चुनौती देने वाली आतिशी मरलीना जी की थी, वो मुख्यमंत्री थी 24-25 में। फीस बढ़ गई, ऑर्डर में 15 करोड़ रुपए का घपला पकड़ा गया, फिर भी फीस बढ़ गई। एंजल पब्लिक स्कूल ने 22-23 में फिर भी 14% फीस बढ़ा दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। लैंसर कॉन्वेंट ने भी 34% फीस 24-25 में बढ़ा दी, इसके ऊपर कोई कार्रवाई इनकी सरकार ने नहीं की। मैंने आपके सामने उदाहरण दिए, लांसर कॉन्वेंट को किया, सलमान को किया, आपने पकड़ लिया शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, क्या कार्रवाई की? इन स्कूलों के लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल हुए? इन स्कूलों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि एक तरफ यहां रोका और दूसरी तरफ अंडर द टेबल, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दूसरी तरफ अंडर द टेबल अपने हितों के साधन ढूंढने का काम चलता रहा। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने फीस बढ़ोतरी को दिल्ली में सरकार बदलने से जोड़ा है और बीजेपी सरकार पर सालाना 10% फीस बढ़ाने की परमिशन देने के आरोप लगाए हैं। क्या 6 अप्रैल को संडे के दिन दोपहर को 1 बजे उनके घर में कोई ऐसी मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी जिसमें दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल के मालिक आए हुए थे, उनकी मैनेजमेंट आई हुई थी? मेरा आशीष सूद जी से दूसरा सवाल कि क्या ऐसा आश्वासन दिया गया है प्राइवेट स्कूलों को कि जल्द ही ऐसा ऑर्डर निकाला जाएगा जिसमें उनको हर साल बिना किसी परमिशन, बिना किसी ऑडिट के 10% फीस बढ़ाने का अधिकार मिल जाएगा?
दिल्ली के शिक्षा विभाग ने बुधवार को 600 से ज़्यादा निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों का निरीक्षण किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा विभाग ने 11 निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा अधिकारियों ने ऐसे 20 स्कूलों की पहचान की है और उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई भी करने का भरोसा दिया है। लेकिन ये समस्या केवल दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है। लोकल सर्कल्स नाम की एक संस्था ने देश के 309 जिलों के 31,000 पेरेंट्स के बीच हाल ही में एक सर्वे किया था। इस सर्वे में शामिल 44% पेरेंट्स ने बताया कि पिछले 3 साल में उनके बच्चों की स्कूल फीस 50 से 80% तक बढ़ी है। 8% अभिभावकों ने कहा कि फीस 80% से भी ज़्यादा बढ़ी है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 24.8 करोड़ थी। ये पिछले साल की तुलना में 1 करोड़ कम है। ये संख्या 2018-19 में 26 करोड़ से ज़्यादा थी, यानी इसमें 6% की कमी आई है। इनमें से 93% पेरेंट्स ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि सरकार स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि को रोकने में नाकाम रही है। इस विषय पर जल्द हम भी एक रिपोर्ट आपके सामने लेकर के हाजिर होंगे। आप इस विषय पर अगर हमसे बात करना चाहते हैं या कुछ दस्तावेज हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@lallanTop.com पर। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर चिंता जताई। फैसला कहता है कि राज्यपाल अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं तो राष्ट्रपति को 3 महीने में उस पर फैसला लेना होगा। धनखड़ बोले कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश दे। धनखड़ राज्यसभा के इंटर्न्स को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ जज कानून भी बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव की भी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुपर संसद के तौर पर भी काम करेंगे, लेकिन उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती क्योंकि कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता। राज्यसभा के सभापति सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की ओर इशारा कर रहे थे वो अभी हाल ही में आया है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि के एक कदम को गलत ठहराया था। एन रवि ने नवंबर 2023 में तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कुछ गाइडलाइंस तय की थी। धनखड़ ने कहा कि उन्होंने ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने जीवन में ऐसा कुछ देखूंगा। राष्ट्रपति ने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, यही शपथ राज्यपालों ने भी ली है। अब राष्ट्रपति से कहा जा रहा है कि एक तय समय सीमा में फैसले लें, नहीं तो विधेयक कानून बना दिए जाएंगे। धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 का भी जिक्र किया। बोले कि यह अनुच्छेद लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 142 पूरा न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ ताकतें देता है। इनके तहत कोर्ट किसी भी मामले में हस्तक्षेप करके निर्देश दे सकता है, फैसला ले सकता है। धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा मामले का भी जिक्र किया। कहा कि 14 और 15 मार्च की रात दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के यहाँ नोटों के बंडल मिले। 7 दिन तक किसी को इस बारे में पता नहीं था। ऐसे में हमें सवाल पूछने होंगे कि क्या ये सही है? इतनी देरी से दी गई जानकारी को ऐसे ही नज़रअंदाज किया जा सकता है क्या? अगली सुर्खी साल 1999 में ऑस्ट्रेलिया के पादरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बेटों के हत्याकांड के एक दोषी महेंद्र हेम्ब्रम को रिहा कर दिया गया है। इसके लिए हेम्ब्रम के अच्छे व्यवहार का हवाला दिया गया है। 1999 में 22-23 जनवरी की दरमियानी रात ओडिशा के क्योंझर जिले में स्टेन्स अपने 2 बेटों के साथ एक जीप में सो रहे थे। तभी भीड़ ने उन पर हमला बोला, जीप में आग लगा दी। ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बेटों की मौत हो गई। इस हत्याकांड में कुल 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 37 लोग शुरुआती सुनवाई के दौरान बरी हो गए थे। कोर्ट ने हेम्ब्रम सहित 14 लोगों को दोषी पाया था। बाद में ओडिशा हाईकोर्ट ने 11 और लोगों को बरी कर दिया। 3 लोगों को सजा हुई। नाम महेंद्र हेम्ब्रम, चेचू हंसदा और दारा सिंह। दारा सिंह इस घटना का मुख्य आरोपी है। अभी भी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पादरी ग्राहम स्टेन्स ओडिशा के आदिवासी इलाकों में कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे, लेकिन उन पर हमला करने वाली भीड़ ने आरोप लगाया कि वो लोगों की मदद की आड़ में धर्मांतरण कराते हैं। इस घटना के 5 साल बाद ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ग्लेड्स स्टेन्स 2004 में अपने वतन ऑस्ट्रेलिया लौट गईं। उनकी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में ही डॉक्टर है। ग्लेड्स स्टेन्स को साल 2005 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। इधर महेंद्र हेम्ब्रम की रिहाई के लिए ओडिशा राज्य सजा समीक्षा बोर्ड से सिफारिश की गई थी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल बाद जब महेंद्र हेम्ब्रम जेल से बाहर आया तो उसके स्वागत में समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए और उसको माला पहनाई।
तीसरी सुर्खी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह के कश्मीर पर दिए भड़काऊ बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया अब आई है। विदेश मंत्रालय ने मुनीर के बयान की कड़ी आलोचना की और जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा बताया। How can anything foreign be there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. इससे पहले जनरल आसिम मुनीर ने अपने बयान में पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर पर लंबे समय से चले आ रहे दावे को दोहराया था। इसके साथ ही इन्होंने 2 नेशन थ्योरी की भी वकालत की थी। उन्होंने पाकिस्तानियों से अपील की थी कि वे अपने बच्चों को बताएं कि वे हिंदुओं से हर लिहाज से अलग हैं और इस अंतर ने ही 2 नेशन थ्योरी को जन्म दिया। उन्होंने ये बयान इस्लामाबाद में पाकिस्तान ओवरसीज़ कन्वेंशन 2025 के दौरान दिया। ये कन्वेंशन 13 से 15 अप्रैल तक चला था। इस इवेंट में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कई मंत्री और दुनिया भर से आए 1200 से ज्यादा पाकिस्तानी प्रवासी शामिल थे। आखिरी सुर्खी क्रिकेट से है। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई बीजीटी सीरीज में हार और ड्रेसिंग रूम की बातें लीक होने के आरोपों पर बीसीसीआई ने अब एक्शन लिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया के सहायक कोच अभिषेक नायर को 8 महीने के कार्यकाल के बाद ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनके अलावा फील्डिंग कोच टी दिलीप और ट्रेनर सोहम देसाई की भी छुट्टी कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नायर और दिलीप की जगह किसी और को नियुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बैटिंग कोच के तौर पर सितांशु कोटक पहले ही टीम इंडिया से जुड़ गए हैं। वहीं दिलीप का काम सहायक कोच रायन टेन डेशकॉटे देखेंगे। हालांकि बीसीसीआई ने अभी आधिकारिक रूप से इस खबर की पुष्टि नहीं की है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीसीसीआई के सचिव देवाजीत सैकिया का बयान छापा है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों में इसको लेकर के स्थिति साफ हो जाएगी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। चांस, वही इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे। अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही बेच दिया था। और आगे बोल दे गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब सब एक बार फिर से हंसीएगा वैसे।